वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने साहब सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपनी साहब सीरीज के अंतर्गत यूनानी आक्रमण के संदर्भ में बातचीत करेंगे। यानी यूँ कह लिया जाए कि हमारा मौर्यों के प्रारंभ से पहले जो भी अपने पास आक्रमण आए विदेशियों के, उनसे संदर्भ में सबसे पहले जितनी बेसिक बातें, जैसा कि हम लोग अपनी एक आदत है कि PYQ करने से पहले उसके खास पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे और फिर जितने भी यूनानी आक्रमण से जुड़े हुए प्रश्न अभी तक आए हैं UPPSC में या UPSC में, उन सभी सवालों को देखेंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे साथ ध्यान से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में कुरूस या साइरस द्वितीय 558 से 59 BC में एक नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। अब अगर हम आगे की बात करेंगे तो बेहिस्तून, पर्सिपोलस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख द्वारा अगर हम बात करेंगे, इसके शासनकाल की जानकारी क्या मिलती है, 522 से 486 BC। इस अभिलेख से भारत तथा पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अगर हम देखेंगे तो इस अभिलेखों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जो दारा प्रथम है, बच्चों ये द्वारा नहीं बल्कि दारा प्रथम इसका नाम है, तो दारा प्रथम के साम्राज्य में 23 प्रांतों का उल्लेख कहाँ मिला, बेहिस्तून अभिलेख में मिला है। आगे का पॉइंट ये है कि हेरोडोटस के विवरण, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, हेरोडोटस के विवरण से पता चलता है कि भारत दारा है बच्चों, ये भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूल की आय प्राप्त होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है टेशियस अर्थजर्क्सीस का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणामस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरेमाइक लिपि से उत्पन्न हुई। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक थी और रजत मुद्रा सिंगलोई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ईरानी सिक्के सिंगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में कितनी मिलती है, 8। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद यानी नंदवंश की बात हो रही है और ये सिकंदर का समकालीन है। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा हुआ है, किसको, घनानंद को। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है, जेनोफोन। भद्रसाल उसके सेनापति का नाम, किसके, घनानंद की बात हो रही है। सिकंदर मैसिडोन क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। बचपन से उसकी इच्छा विश्व सम्राट बनने की थी। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए निकला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व के सितंबर महीने में सिकंदर ने पाटल से यूनान के लिए प्रस्थान किया। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थे। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्मक या अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सग थी। जिसकी राजधानी क्या थी, मस्सग। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। मस्सग की बात हो रही है। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ा क्रूर काम था भाई ये। पुरु यानी पोरस का राज्य झेलम और चीनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। किस नदी के तट पर, झेलम। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया और अपने
उसको उसका अपना राज्य, साथ ही साथ कुछ नए इलाके भी उसको दे दिया। सिकंदर ने 2 नगरों, एक निकाया और दूसरा है बाउकेफला या बुडकेफला, दोनों शब्द एक ही हैं, बाउकेफला नामक स्थान की स्थापना भी किया। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु थी। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार कर दिया गया। तो अगर प्रश्न ये होगा कि सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो आप सब लोग कहोगे वह थी ब्यास नदी। इसके सैनिकों द्वारा जब इनकार कर दिया गया तो इन लोगों ने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 बीसी के लगभग सिकंदर की डेथ हो जाती है, मृत्यु। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होगा? पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो स्थान निकाया, बाउकेफला या बडकेफला, सिकंदरिया, ये सारे के सारे स्थापित हो गए। अगर हम आपसे अगले पॉइंट पर चर्चा करें, व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप क्या हुआ? यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के प्रचलन में आए। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद आइए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो यहाँ पे कहता है नंदवंश, मौर्य, शुंग या कण्व। आप सभी को पता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में नंद वंश का शासक था। अगर हम थोड़ी यहाँ पे बात करें तो नंद वंश के अंतिम शासक का नाम आपको पता है क्या भाई? धनानंद है। क्या है? धनानंद है। और इस धनानंद की आपको पता है कि जो पराजय है वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में हो जाती है। यानी घनानंद सिकंदर का समकालीन है। यूनानी लेखकों ने इसको क्या बोला है? अग्रमीज बोला। क्या बोला भाई? अग्रमीज कहा हुआ है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल इसका सेनापति था। पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन है? तो मगध का राजा जो सिकंदर का समकालीन, उसका नाम धनानंद है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा। कहता है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। देखो स्टेटमेंट पे ध्यान देना। कहता है भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो भारत छोड़ दिया, ये बात तो सही, क्योंकि आपको पता उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो वापस चला जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया, इस तरह का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। अगर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा कर दें, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस प्रश्न का आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। ये कथन कारण का प्रश्न है। अगर हम हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 327 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक बड़ी सेना लेकर सिकंदर भारतीय विजय के लिए चल पड़ता है। लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद 325 बीसी के सितंबर महीने में सिकंदर ने पाटल से यूनान के लिए प्रस्थान कर दिया और वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इस नाते केवल पहला कथन हमारा सही होगा, दूसरा गलत। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, युद्धभूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताओ। अभी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया है, वो कौन था? तो आप सबको पता है वो है मत्सग। अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ी व्याख्या समझ लें आप। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक, क्या? अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मत्सग थी। यूनानी लेखकों ने जो विवरण दिया उसके हिसाब से सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में जब पुरुषों को मार दिया गया तो यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। हालांकि अफसोस है कि वो पराजित हुई और सिकंदर ने उनका भयंकर कत्लेआम भी कराया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। नंबर 1 की बात करें, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नो डाउट, बात सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये बात भी ठीक है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये बात भी सही। राजा आम्भी जैसे लोगों ने सहायता किया। वह एक अच्छा प्रशासक था। नहीं बच्चों, ये बात गलत है। एक अच्छा प्रशासक होने के नाते उसे सफलता नहीं मिली। ऊपर के 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, तो नो डाउट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको विकल्प बी करना होगा।
आइए अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। तो आपको ये पता है कि उस महान राजा का नाम पुरु या पोरस है। अगर पुरु या पोरस के संदर्भ में बात करें तो आपने अभी पीछे हमारे साथ जब फैक्ट फाइल पढ़ा तो देखा था कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु यानी पोरस को पराजित किया, लेकिन उसकी वीरता से बेहद प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के नाते राजा पोरस को क्या करता, अपना दोस्त बनाता है। उसको उसका राज्य तो देता ही देता है, कुछ और राज्य जो उसने यहाँ पे जीता था उसको भी सौंप देता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला मजेदार सवाल है, क्या निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो निरयार्कस है ये आया हुआ था भाई, आनेसिटिस ये भी आया और अरिस्टोबुलस ये भी आया हुआ है, बट डाइमेकस नहीं आया था। इस नाते आपका जो क्वेश्चन होगा आंसर यहाँ पे विकल्प सी होगा। यहाँ पे जान लीजिए कि जो ये स्ट्रैबो एक राइटर वो कहता है सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस नाते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए जो यूनानी आक्रमण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उनको देख लिया है और आगे अब हम लोग मौर्य वंश पर बहुत ही विस्तार से पीवाईक्यू के सारे प्रश्नों को संक्षेप में उनके पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करना, लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू पढ़ना है और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपके जितने हमने क्वेश्चन कराए हैं उनमें से कितने सही हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों आपकी तमाम जो क्लासेस जा रहे हैं आप उनका चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, योजना, विज्ञान प्रगति, इसके अलावा बच्चों सरप्राइज टेस्ट आपका, साहब सीरीज, संगम बैच में सारी क्लासेस चल रही हैं। हिंदी के हम लोग 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके, जितने वो सब पूरा कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपके सिलेक्शन में किसी तरह कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आज हमारी आपकी मुलाकात बस इतनी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।